नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम जो आपके राजस्थान के भौतिक प्रदेश का जो चैप्टर जो चल रहा था उसी का अगला जो चौथा पार्ट है, फोर्थ पार्ट, उसके बारे में हम देखेंगे। इससे पहले हमने 3 इसके पार्ट देखे। उसमें हमने देखा कि राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से भौतिक प्रदेश थे वो? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और हाड़ौती का प्रदेश। जिसमें हमने पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में हमने देखा, उसका विभाजन देखा, वहाँ पे जो विशेषताएं हैं बालू का स्तूप के रूप में, उनके बारे में हमने अध्ययन किया। जो दूसरा जो प्रदेश था अरावली पर्वतीय प्रदेश, उसके बारे में हमने देखा कि अरावली जो पर्वतमाला है वो किन जिलों में है। ये विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला है, इसके बारे में हमने जो इसकी चोटियों के बारे में अध्ययन किया था। अब तीसरा जो प्रदेश है वो है पूर्वी मैदानी प्रदेश। इसके बारे में हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। पहले हम बात करते हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश की विस्तार की, इसकी स्थिति के बारे में। राजस्थान का जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है वो अरावली की पूर्व दिशा में है, यानी इसका जो विस्तार है अरावली के पूर्व में है। अरावली के पश्चिम में कौन सा भाग था? पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। और अरावली के पूर्व में कौन सा भाग है? पूर्वी मैदानी प्रदेश। इसके अंतर्गत राज्य के कौन कौन से जिले आते हैं? भरतपुर, अलवर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, जयपुर, दौसा, टोंक तथा भीलवाड़ा जिलों के जो मैदानी भाग जो है वो इसमें शामिल किए जाते हैं। तथा दक्षिण में स्थित मध्य माही का क्षेत्र जो है, जहाँ माही नदी प्रवाहित होती है, वह भी इसमें शामिल किया जाता है। यह प्रदेश जो है वो नदी बेसिन प्रदेश है, अर्थात नदियों द्वारा जमा की गई मिट्टी से इस प्रदेश का निर्माण हुआ है। तो ये तो इसके नाम से ही पता चलता है कि पूर्वी मैदानी प्रदेश यानी मैदान है, समतल मैदानी भाग है ये। और जो मैदान है उनका निर्माण जो वो नदियों द्वारा किया जाता है। तो इस मैदान का निर्माण भी जो है, यहाँ पे जो नदियाँ प्रवाहित होती है उन नदियों द्वारा जो मिट्टी लाई जाती है पहाड़ों से, जब मैदान में नदी आती है तो इतनी दूरी जब तय करती है तो उसके बीच में वो चट्टानों का कटाव करती है, उन चट्टानों को अपने साथ बहा कर लेकर आती हो। जैसे ही मैदान में आती है तो ढाल कम होने की वजह से वो उस मिट्टी को, जो चट्टानों के जो कण होते हैं, उसको वहाँ पे निक्षेपित कर देती है। अब क्योंकि ये प्रक्रिया जो है वो हजारों वर्षों से चलती है, हर दिन हर पल जो घटना है वो घट रही है, तो इस प्रकार से वहाँ पे जो मिट्टी का कई मीटर जो है वो मिट्टी का जमाव हो जाता है और एक मैदान का निर्माण हो जाता है। तो ये भी नदी बेसिन प्रदेश, यानी कि नदी के द्वारा जो मिट्टी लाई गई है, जमा की गई है, उससे इस प्रदेश का निर्माण हुआ है। यह मैदान जो संपूर्ण राज्य के 23.3% भूभाग पर फैला हुआ है, यानी कि इसका जो विस्तार है वो यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो राज्य के लगभग कितने भाग पर, 1/4 जो हम कह सकते हैं, उस पर इसका विस्तार हो गया। 23.3% भाग पर ये फैला हुआ है। और इसमें लगभग 39%, 39% जो है जनसंख्या है वो निवास करती है। तो हमने देखा था कि सबसे अधिक क्षेत्रफल किसका था? पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश का, इसका 61% था। लेकिन जनसंख्या कितनी थी? 40% थी। इसका क्षेत्रफल जो है वो 23.3% कवर करता है, लेकिन जनसंख्या कितनी है? 39% यानी 39%, यानी क्षेत्रफल से अधिक जनसंख्या है। जबकि पश्चिम मरुस्थलीय में क्षेत्रफल की तुलना में जनसंख्या कम थी। तो इसकी वजह क्या है कि जो पश्चिम मरुस्थल का जो प्रदेश है वहाँ पे क्षेत्रफल से जनसंख्या कम होने की वजह ये है कि वो मरुस्थलीय प्रदेश है, वहाँ पे रोजगार के इतने साधन नहीं है, जलवायु की जो दशा है वो इतनी उत्तम नहीं है। जबकि मैदानी भाग में जनसंख्या है वो क्षेत्रफल की तुलना में अधिक है। उसकी वजह यह है कि मैदान जो है वो हमेशा से जनसंख्या को आकर्षित करते हैं। क्योंकि नदी द्वारा निर्मित मैदान तो वो उपजाऊ है, तो कृषि कार्य हो सकता है वहाँ पे। इसके अलावा समतल मैदानी जो भाग होते हैं वहाँ पे उद्योग लगाने या परिवहन के साधनों का विकास करने में भी लागत कम आती है। तो इस प्रकार जो मैदानी जो भाग होते हैं उनमें बहुत सारी सुविधाएं होती हैं जो जनसंख्या को आकृष्ट
करती है और लोग वहीं पे रहना पसंद करते हैं। तो यही वजह है कि मैदानी प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो राज्य का मात्र 23.3% है, लेकिन राज्य की 39% जो जनसंख्या है वो इसी जो प्रदेश में निवास करती है। पश्चिमी सीमा अरावली के पूर्वी किनारों द्वारा उदयपुर के उत्तर तक तथा इससे आगे उत्तर में 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा द्वारा निर्धारित होती है। तो इसकी पश्चिमी सीमा की यदि बात की जाए तो इसकी पश्चिमी सीमा पर अरावली पर्वतमाला है। अरावली पर्वतमाला के पूर्वी किनारों द्वारा उदयपुर के उत्तर तक निर्धारित होती है और इससे आगे जो उत्तर में 50 सेंटीमीटर की जो समवर्षा रेखा यानी समवर्षा रेखा यानी वह जो रेखा जो कि समान वर्षा वाले स्थानों में मिलाती है, यानी कि 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा है वो इसके आगे की जो सीमा है वो उसको निर्धारित करती है। और मैदान की जो दक्षिणी पूर्वी जो सीमा है वो विंध्य कगार जो कि हाड़ौती के पठार का ही एक भाग है उससे निर्धारित होती है। हम इसको मैप के माध्यम से भी देखते हैं। मैप में आपको जो है पूर्वी मैदान दिखाया गया है, पूर्वी मैदान का विस्तार दिखाया गया है, जिसमें मध्य में बनास बेसिन है, इधर छप्पन मैदान या जिसे मध्यमाही मैदान है वो दिखाया गया है। और इसके जो पश्चिम में कौन सी श्रेणी अरावली पर्वत सारणी है, और जब इसके दक्षिण पूर्व हम देखते हैं ये हाड़ौती का पठार स्थित है जहाँ पे विंध्य कगार जो है उसकी सीमा बना रहा है। अब पूरी जो मैदान है उसका नदियों के द्वारा निर्मित है, तो अलग अलग नदियाँ जो है यहाँ पे प्रवाहित हो रही हैं, उनकी बेसिन है, तो उसके आधार पे इसको 4 भागों में बांटा जाता है। बाणगंगा बेसिन, बनास बेसिन, चंबल बेसिन और माही बेसिन। इनका अलग अलग सुविधा के हिसाब से इनको विभाजित किया गया है और अब हम इनको डिटेल से अध्ययन करेंगे। पहले बात करते हैं चंबल बेसिन के बारे में। यह मैदान चंबल तथा उसकी जो सहायक नदियां हैं उनसे निर्मित है। चंबल उसकी जो सहायक नदियां उससे मिलती है, उनका जो संपूर्ण अफवाह क्षेत्र जो है उसमें ये मैदान विस्तृत है। और क्योंकि नदियों द्वारा विस्तृत है तो ये जो है कांपीय जो मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है। इस क्षेत्र का ढाल दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ है, यानी कि जो जल का जो भाग हो दक्षिण से उत्तर की तरफ है, यानी कि ऊपर की तरफ जो है नदी जाती है। जैसे चंबल नदी है वो दक्षिण से प्रवेश करके और उत्तर की तरफ है ना आगे यमुना में मिलती है। इसके अंतर्गत कोटा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर जिलों का क्षेत्र शामिल है। तो चंबल बेसिन में कौन कौन से जिले आते हैं? कोटा, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर जिले। यह क्षेत्र डांग के नाम से जाना जाता है। डांग उबड़ खाबड़ अनुपजाऊ भूमि है। प्रदेश के सवाई माधोपुर, करौली एवं धौलपुर में चंबल के बीहड़ भी स्थित है। यहाँ पे जो उबड़ खाबड़ भूमि है जो कि अनुपजाऊ है, जिसमें किसी प्रकार कृषि कार्य संभव नहीं है, मिट्टी लवणीय है या क्षारीय है, तो ऐसी उबड़ खाबड़ और अनुपजाऊ जो भूमि है उसको किस नाम से जाना जाता है? डांग के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा जो सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर जो जिला है वहाँ पे चंबल के बीहड़ भी पाए जाते हैं। बीहड़ जो है वो उत्खात स्थलाकृति है। चंबल बेसिन जो है उसमें मुख्यतः उत्खात जो स्थलाकृति फैली हुई है। उत्खात स्थलाकृति का मतलब ये है कि ऐसी स्थलाकृति जो कि समतल नहीं है, उबड़ खाबड़ है। चंबल नदी जो है वो या उसकी जो सहायक नदियां हैं वो अपने जो प्रदेश में जो बहती है तो अवनाली का अपरदन करती है और अवनाली का अपरदन के द्वारा वे बड़े बड़े खड्डों का निर्माण कर देती है। तो ये बड़े बड़े खड्डे जो है भूमि के मध्य जो है विस्तृत खड्डों का निर्माण हो जाता है। जो लंबी लंबी अवनालिकाएँ, गहरी गहरी जो अवनालिकाएँ बन जाती है जो कि भूमि का जो दृश्य है वो बहुत ही विकृत कर देती है। तो ऐसी जो स्थलाकृति जो बनती है उसको उत्खात स्थलाकृति कहा जाता है। और ये कौन से बेसिन में पाई जाती है? चंबल नदी बेसिन की ये विशेषता है। उत्खात स्थलाकृति के बारे में हम बात कर रहे थे कि चंबल नदी का जो तेज ढाल वाला क्षेत्र जो कि चंबल नदी के द्वारा गहरे गड्ढे बन गए हैं उसे उत्खात स्थलाकृति कहा जाता है। कोटा के हाड़ौती क्षेत्र में चंबल का मैदानी क्षेत्र स्थित है। कोटा जो जिला है उसमें भी कुछ भाग जो है वो मैदानी क्षेत्र है, चंबल नदी का स्थित है। खादर 5 से 30 मीटर गहरे खड्डे वाली भूमि स्थानीय भाषा में खादर कहा जाता है। तो इसी उत्खात स्थलाकृति की एक विशेषता है या उसी में जो देखें हम कि लगभग 5 से 30 मीटर गहरा
गड्ढे पाए जाते हैं जिस भूमि को, वहाँ पे जो स्थानीय लोग उसको किस नाम से जाना जाता है, स्थानीय रूप से खादर के नाम से जाना जाता है। यहाँ नवीन कांपीय जमाव भी पाए जाते हैं। नवीन कांपीय जमाव इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि नदी द्वारा निर्मित मैदान है, और नदी जब अपने साथ में जहाँ से वो निकलती है और जो मैदान में आती है तो काफ़ी जो मिट्टी जो है, कांप मिट्टी जो है वो लेकर आती है और मैदान में निक्षेपित कर देती है। तो यहाँ पे नवीन कांपीय जमाव भी पाए जाते हैं जिनमें कृषि कार्य किया जाता है। यानी उत्काश लाकृति के अलावा जो अन्य भाग जहाँ पे कि भूभाग समतल है और जो मिट्टी है वो भी उपजाऊ है, वहाँ पे कृषि कार्य भी किया जाता है। अगला जो बेसिन है वो है बनास बेसिन। यह बनास नदी द्वारा निर्मित है। यह काम मिट्टी से बना उपजाऊ क्षेत्र। ये जो क्षेत्र है वो काम मिट्टी से बना है क्योंकि नदियों से निर्मित है, और ये उपजाऊ क्षेत्र यानी कृषि की दृष्टि से ये राजस्थान का जो अच्छा प्रदेश है। यह मैदान बनास तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा सिंचित है। इस जो मैदान में बनास तथा उसकी सहायक नदियाँ जो है प्रवाहित होती है, उनसे नहरें निकाल के और उनकी जो जल का उपयोग करके सिंचाई कार्य भी किया जाता है। क्योंकि ये उपजाऊ क्षेत्र है तो कृषि कार्य किया जाता है, और कृषि कार्य हेतु सिंचाई हेतु इन नदियों से पानी भी प्राप्त किया जाता है। इस मैदान को दक्षिण में मेवाड़ का मैदान के नाम से जाना जाता है, तो उत्तर में इसे कहा जाता है मालपुरा करौली का मैदान। तो इस मैदान को उत्तर में क्या कहते हैं, मालपुरा करौली का मैदान, दक्षिण में क्या कहते हैं, मेवाड़ का मैदान। इसका ढाल पूर्व की तरफ यानी नदी जो है वो पूर्व दिशा की तरफ जाती है, और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 150 से 300 मीटर है। यानी कि ये एक समतल मैदानी भाग है जिसकी समुद्र तल से अधिक ऊंचाई नहीं है, ज़्यादा ऊंचा भाग ये नहीं है। मेवाड़ मैदान जिसकी हमने अभी बात की थी, यानी कि इस बेसिन का दक्षिणी जो भाग है वो किस नाम से जाना जाता है, मेवाड़ मैदान के नाम से जाना जाता है। और इसकी जो सहायक नदियां हैं किसकी, बनास नदी की, खारी, सोडरा, मानसी, मोरेल जो कि बाएं किनारे पे मिलती है, और बेड़त, बाजियान और गोलवा जो कि इसके दाहिने किनारे पे मिलती है। ये जो मेवाड़ मैदान है इसमें ये नदियां बहती हैं, और इन नदियों द्वारा और इस जो मेवाड़ मैदान में सिंचाई का कार्य किया जाता है। यह उदयपुर के पूर्वी भागों, पश्चिमी चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक, जयपुर, पश्चिमी सवाई माधोपुर और अलवर के दक्षिणी भागों में विस्तृत है। तो बनास जो बेसिन है उसका विस्तार किन जिलों में पाया जाता है, उदयपुर के पूर्वी भाग में, चित्तौड़गढ़ का जो पश्चिमी भाग, भीलवाड़ा, टोंक, जयपुर, सवाई माधोपुर का पश्चिमी भाग और अलवर का जो दक्षिणी भाग है वहाँ पे बनास बेसिन और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित मैदान का विस्तार पाया जाता है। अगला जो बेसिन है वो है माही बेसिन, यानी माही नदी द्वारा निर्मित। यह माही नदी का प्रवाह क्षेत्र है जो मध्य प्रदेश से निकलकर राजस्थान से गुजरती हुई खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो माही बेसिन का जो निर्माण है, माही था उसकी जो सहायक नदियां हैं उनके द्वारा जो मिट्टी लाई गई है उसके द्वारा हुआ है। और ये नदी जो है वो कहाँ से, मध्य प्रदेश से निकलती है, और मध्य प्रदेश से निकलकर राजस्थान में और राजस्थान से गुजरात में जाकर ये है खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। यानी अरब सागरीय प्रवाह तंत्र का भाग है ये वागड़। ये क्षेत्र असमतल एवं सर्वत्र छोटी छोटी पहाड़ियों से युक्त कटा फटा होने के कारण स्थानीय भाषा में वागड़ के नाम से जाना जाता है। तो इस क्षेत्र में जो असमतल है या जहाँ छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं से घिरा हुआ यानी है, तो ये बेसिन क्षेत्र, लेकिन इस बेसिन क्षेत्र में भी कहीं कहीं जो है वो छोटी छोटी पहाड़ियाँ पाई जाती है और भूमि जो है वो असमतल है। तो ऐसा जो क्षेत्र है उसको कटा फटा है, तो ऐसे जो क्षेत्र को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, वागड़ के नाम से जाना जाता है। माही नदी बेसिन की एक अगली जो विशेषता है वो है छप्पन का मैदान। प्रतापगढ़ और जो बांसवाड़ा जिला है उनके मध्य में ऐसा भाग स्थित है जहाँ पे कि 56 गांव स्थित हैं, और अतः इसे छप्पन का मैदान भी कहा जाता है। यानी इस मैदान में 56 गांवों का समूह पाया जाता है। उन्हीं के आधार पे प्रतापगढ़ तथा बांसवाड़ा के मध्य का जो भाग उसे छप्पन का मैदान भी कहा जाता है। तो छप्पन का जो मैदान है वो कौन से बेसिन का भाग है, माही बेसिन का भाग है। अगला है कांठल का मैदान।
प्रतापगढ़ में जो विस्तार पाया जाता है बेसिन का, उसको कांठल का मैदान कहा जाता है। बनास नदी के कांठे पर स्थित होने के कारण इसको कांठल का मैदान भी कहा जाता है। अगला बेसिन है बाणगंगा बेसिन। बाणगंगा बेसिन का विस्तार राजस्थान में इतना अधिक नहीं है। पूर्वी मैदानी भाग का जो उत्तरी बेसिन यानी उत्तरी जो भाग है उसको बाणगंगा बेसिन कहते हैं, क्योंकि बाणगंगा नदी और उसकी सहायक नदियाँ वहाँ पर बहती है। यह नदी जमवा, रामगढ़, जयपुर तथा बैराट नगर से प्रारंभ होकर जयपुर, दौसा जिले के अनेक स्थानों से होकर भरतपुर जिले में प्रवेश करती है, जो नदबई, वैर, भुसावर, ब्याना, रूपवास तहसील क्षेत्र से होकर यमुना नदी में मिल जाती है। तो ये जो बेसिन है इसका विस्तार इतना अधिक नहीं है। जो इस मैदान का उत्तरी भाग है वहाँ पर ये नदी बहती है और जो मैदान का निर्माण करती है, जिसे बाणगंगा बेसिन कहा जाता है। तो आज हमने राजस्थान की भौतिक प्रदेश का जो 4th पार्ट था देखा, जिसमें हमने पूर्वी मैदानी प्रदेश की बारे में बात की कि पूर्वी मैदानी प्रदेश जो है वो कौन कौन सी नदियों द्वारा निर्मित है, सिंचित है, और कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ पाई जाती है, किस प्रकार से इसका विभाजन किया गया है। अगला जो पार्ट है उसमें हम अगला जो भौतिक प्रदेश है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।